हम बात कर रहे हैं सैलाब के सितम की, क्योंकि मुल्क का बड़ा हिस्सा जो है वो सैलाब से मुतासिर है और अब दिल्ली भी इसकी चपेट में आ रहा है। निचले इलाके जो है वहां से लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है, अपनी झुग्गी झोपड़ियों को, और नावों का वहां से इंतजाम किया गया है। 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में निचले इलाकों में काफी हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं। और उससे पहले ही कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर पहले से ही हालात बद से बदतर बने हुए हैं और उसके बाद अब ये खतरा ये मंडरा रहा है कि जब ये पानी नीचे उतरेगा बरसात का और ये बाढ़ का पानी जो है उसके बाद महामारी जैसे हालात कहीं पैदा ना हो जाएं। जो पानी में मवेशी वगैरह जो मर जाते हैं उसके बाद ये परेशानी जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल इससे किस तरह से उभरा जा सकता है, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अमनिंदु जी, एक तो ये होता है कि अभी फिलहाल लोगों को खासी परेशानी हो रही है, अपने घर बार छोड़ने पड़ रहे हैं उनको। हमने देखा था कि किस तरह से केरल में पिछले साल भी क्या हाल हुआ था, इस साल भी वहां पर क्या हाल हुआ है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में फिलहाल बुरा हाल है। दिल्ली में लग नहीं रहा कि उस तरह के हालात बनेंगे, लेकिन फिर भी निचले इलाकों में कंडीशन जो है अभी खराब है। जब पानी नीचे उतरता है, बरसात का मौसम कम होगा, बाढ़ के हालात थोड़े बेहतर होंगे, तो उसके बाद परेशानी और ज्यादा हो जाएगी और वो है महामारी की। जो बीमारियां हैं जो पानी से पनपेंगी, जो उसमें मवेशी, जो जानवर उसमें मरे होंगे, जो खाना उसमें सड़ा होगा, उस सबसे जो बीमारियां होंगी वो इससे ज्यादा खतरनाक होंगी। बिल्कुल बुशरा जी, निश्चित तौर पे, और वो आने वाला जो संकट होगा वो बहुत ज़्यादा भयंकर होगा। अभी तो आप चलिए बरसात से किसी तरीके से लोगों को चलिए शिफ्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, लेकिन भाई जो शिफ्ट हो रहे हैं आखिर में जाएंगे तो वहीं जाओ जहाँ उनकी जगह है जी। और वहाँ बरसात जो तबाही छोड़ के जाएगी बाढ़, और उसके बाद जो महामारियां फैलेंगी तो वो जो आम लोग हैं वो उससे प्रभावित होंगे। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो इतनी लचर हैं और अब तो सरकार जो मतलब लगातार जिम्मेदारी अपने स्वास्थ्य सेवाओं से छोड़ती चली जा रही है। अब तो वो सब प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से होता जा रहा है। तो ये असल में इस देश की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सरकार को इस बात के लिए मजबूर करे कि जवाबदेह बनाए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 चीजें जो हैं ये कम से कम सरकार की जिम्मेदारी पर रहे। बाकी आप चाहे कुछ भी आप प्राइवेटाइजेशन कीजिए। और अभी आप ब्रेक से पे जाने से पहले जो आप बात कर रही थी कि जो जमीनें छीनी जा रही हैं, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पिछले साल के आखिर में एक रिपोर्ट आई थी कि जो जंगल और जमीन जो बचे हुए हैं, प्रकृति जहां महफूज है, वो 35% हिस्सा जो है पूरी दुनिया का वो है जहां पे आदिवासी हैं और आदिवासियों के कब्जे में हैं और वो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ रहे हैं। उनके जो कब्जे में चीजें हैं वो वहां जो है प्रकृति सुरक्षित है और वही जो पूरी दुनिया का बैलेंस बनाए हुए हैं। और सारी दुनिया में जो है उन्हीं आदिवासियों को उजाड़ने की तैयारियां हो रही विकास के नाम पे। और जो मोस्ट सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग हैं, जी, वो अपनी दुनिया में या अपनी चीजों के साथ क्या कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। जी। तो हम जो सो कॉल्ड जो सभ्य हम जो हैं, जो हम पढ़े लिखे लोग जो हैं, हमें इस पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जिनको हम आदिवासी या हम वनवासी जो भी हम कहते हैं, आप जो भी आप, हाँ मतलब कहीं मैं उन शब्दों में जाना नहीं चाहता, लेकिन वही इस प्रकृति के और इस जल जंगल जमीन के संरक्षक बने हुए हैं। और हम जो सांस ले रहे हैं वो भी समझिए कि हम उनकी बदौलत ले रहे हैं। जो विकास के लिए हम मरे जा रहे हैं वो विकास हमको सांस नहीं दे रहा है, वो विकास हमको जो है सांस के जरिए जहर दे रहा है। और उस प्रकृति की रक्षा जो है वो जो आदिवासी हैं, जो उन जंगलों में रहने वाले लोग हैं, वही उसकी रक्षा कर रहे हैं। और किसी भी तरीके से उस आदिवासी संस्कृति को, उस आदिवासियों के जो कब्जे में क्षेत्र है उसको बचाने की बात होनी चाहिए। और इस पे हम बात नहीं करना। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों का आदेश आया कि चूंकि राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने कायदे से पैरवी नहीं की और आदेश आ गया कि आदिवासियों से उनकी जमीनें खाली करा ली है। तो ये अगर इस तरीके की चीजें हो गई तो आप समझिए कि निश्चित तौर पे प्रकृति का महाविनाश जो है वो तय है। और हम जिस विकास की आकांक्षा कर रहे हैं कि हम बहुत विकसित हो जाएंगे, वो चंद दिनों के लिए होगा। विनाश हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। तो हमको जो सभ्य लोग हम जो कहे जाते हैं, हमको अपनी असभ्यता पे विचार करना चाहिए और इस दुनिया को तबाही से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पानी से हम ये देखते हैं कि खासतौर पर उत्तराखंड की हम बात करते हैं। उत्तराखंड में आप ये देखें कि कितना बुरा हाल उस खूबसूरत सी जगह का कर दिया गया है, इतना एक्सप्लॉइट उसको कर दिया गया है कि अब कोई भी चीज उसको बिल्कुल तबाही के मुहाने पर लाके खड़ा कर सकती है। और 2013 में हमने देखा कि क्या कुछ वहां पर हुआ था, केदारनाथ में हमने देखा कि क्या कुछ हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा। और अब जिस तरह से लगातार वहां से 370 या 35 से हटी वो इतने सख्त बनाने की जरूरत है कि अगर इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, अगर विकास होना जरूरी है किसी मुल्क के लिए, लेकिन किस आप पैमाने पर ये कर रहे हैं और किस कीमत पे ये कर रहे हैं ये तो तय करना होगा कम से कम। मैं जी
विकास की कीमत और प्राथमिकताएं बुशरा जी हमें तय करनी होंगी। विकास हम करें, इसको कोई नहीं रोक रहा है। 125 करोड़ आबादी की देश का ये देश है और इस देश में हर जगह देश के कोने कोने में विकास सबसे पहली आवश्यकता है, क्योंकि विकास नहीं रहेगा तो रोजगार नहीं रहेगा, रोजगार नहीं है तो शिक्षा नहीं है, शिक्षा, विकास, रोजगार तीनों कहीं ना कहीं अंतर संबंधित चीजें हैं। और हमें यह तय करने की आवश्यकता है, जैसे 370 और 35A का डिसीजन हुआ, स्वागत योग्य डिसीजन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर जगह अमन, चैन, शांति और वहां के नवयुवकों के लिए एक अपनी उड़ान भरने के लिए रास्ता तैयार करना हो चाहिए। अब वो हो गया। लेकिन यहाँ पर अब हमें केवल सरकार से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हर चीज सरकार करेगी। ये निश्चित रूप से एक ऐसा वातावरण दिया गया है जिसमें आप अपनी उड़ान भरें, लेकिन धीरे धीरे अभी हालात उतने सामान्य नहीं है जितना देश के और कोने में है, तो धीरे धीरे चीजों को नॉर्मलाइज करने का एफर्ट जारी है। बट कहीं ना कहीं हमें इस चीज को देखना होगा कि उस वातावरण को क्रिएट करने के लिए हम उन जरूरी चीजों को भी जरूर करें या फिर धीरे धीरे चले, जो हमें कहीं ना कहीं हमारी ऊंचाई को या हमारे टारगेट पर पहुंचाने में हमारी मदद कर रही हैं। जी बिल्कुल। और बाढ़ के लिए हम एक चीज और करना चाहेंगे, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अति व्यस्त शहरीकरण है, जो कहीं ना कहीं कोई शहर है तो उसपे जितनी शहर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा बर्डन हो चुका है। जैसे दिल्ली ही आप ले ले, आप दिल्ली में, आप नोएडा में हैं, आप देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पे रह रही और कितना सीमित सिस्टम है, चाहे वाटर लेवल देख लीजिए, चाहे फिर और भी लेवल पे आप देख सकते हैं। जो यहाँ का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव है, नाली का छोटापन है, और कहीं ना कहीं हम पर डे गंदगी कर रहे हैं, हम प्लास्टिक है उसे नदियों में बहा देते हैं, हम नहीं सोचते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम नहीं विचार करते हैं कि ये हमारे द्वारा किया गया कार्य कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाएगा या कितना ये जिम्मेदार है हमारी आने वाली प्राकृतिक परेशानी, बाढ़ जैसी जो भी आपदाएं हैं। और हमें जब तक इस लेवल पर हम नहीं सोचेंगे कि हमें इन गलतियों से बचना होगा, तब तक हम एक जिम्मेदार और व्यवस्थित समाज का निर्माण नहीं कर सकते और बाढ़ जैसी परेशानियां हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती रहेंगी। बिल्कुल अंबर, हमने देखा कि स्वच्छता अभियान चलाया गया था मोदी हुकूमत की तरफ से और उसमें कामयाबी भी हासिल हुई, एटलीस्ट लोगों ने उस पर बात करनी शुरू की और लोग उससे अवेयर हुए। क्या आपको नहीं लगता कि एनवायरनमेंट सेव करने को लेकर भी एक तरह की इसी तरह की एक जन मुहिम, एक आवामी मुहिम चलाने की जरूरत है, जहां पे लोगों को इसी तरह से बेदार किया जाए, पेड़ किस तरह से लगाए जाए। आपका बर्थडे है या कोई भी स्पेशल ओकेजन है, कोई त्योहार है, कुछ भी है, तो आप उसमें किस तरह से आप प्रमोट करें इसको, आप पेड़ लगाएं, आप पटाखे ना जलाएं बल्कि आप पेड़ लगाएं, या और बहुत सारी चीजें जिन पर आप खर्च करते हैं वो ना करके आप अगर एनवायरनमेंट को आप अपने एक तरह से बेबी की तरह समझेंगे तभी कुछ अब हो सकता है, क्योंकि अब हालात जो हैं वो बिल्कुल आखिरी उस पर आकर खड़े हो गए हैं। जी, मैंने पहले भी अवेयरनेस को लेकर बात की थी कि हम सबको इस पे बात करनी होगी और हम सबको ही इसके जिम्मेदार हैं, हमें पार्टिसिपेट करना होगा। दूसरी बात, हम बात करते हैं पेड़ लगाने की कि हम उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन हम जब भी बात करते हैं, चाहे दिवाली हो या बकरीद अभी गई है, उस पर लोगों के द्वारा किया गया पोल्यूशन हो, हम कुछ जो मुसलमानी इलाके हैं वहाँ पे देखें तो कितनी गंदगी, कितनी तादाद में गंदगी मचाई गई, उसको आप सिर्फ धर्म के नाम पर, या फिर हम दिवाली के पटाखों की बात करें तो हर चीज को धार्मिक रंग दे दिया जाता है। हम उसको उस पैमाने पे बात करें, उस आधार पे बात करें कि किस तरीके से उससे ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, कैसे इफेक्ट कर रहा है वो मानव जीवन को। तो हम उस चीजों को हमें समझना पड़ेगा। हम अवेयर करें कि अगर किसी का बर्थडे है, हमारे दोस्त का बर्थडे है, तो हम उसको पेड़ गिफ्ट करें, या अगर आपने जहां अगर कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं तो उनसे ये कहा जाए कि अगर आप इतने पेड़ काट रहे हैं तो आपको इससे इतने पेड़ लगाने होंगे। कुछ सरकार को कुछ नियम कानून बनाने होंगे कि आप किस तरीके से प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, और फर्दर जो डेवलपमेंट हो रहा है उनके लिए भी और कड़े कानून बनाए जाए। जैसा कि अब हम कश्मीर की बात कर रहे थे, कश्मीर में वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, किन पैमानों पे होगा ये सरकार को तय करना होगा, ताकि वहाँ की नेचुरल क्लेमिटी जो है वो उसको मेंटेन रहे। और दूसरी बात, जैसा कि अभी बात कर रहे थे पांडे जी, उन्होंने कहा कि शहरी विकास इतना ज्यादा हो रहा है, लोग बहुत तादाद में, हम दिल्ली में ही बात करें तो लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, घर छोटे होते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, गंदगी हो रही है, पानी अच्छा नहीं मिलता है। तो उसके बजाय हम अगर गांवों में विकास करें, गांवों में रोजगार के मौके पैदा करें, तो ये एक अच्छा एक सुझाव, एक अच्छा रास्ता हो सकता है, क्योंकि शहर लोग इसलिए आते हैं अच्छे रोजगार की तलाश में, और गाँवों में रोजगार होता नहीं है, और फिर बहुत सारा गाँव में इंडस्ट्रियलाइज
इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता है तो वो वाटर पोल्यूशन और बहुत सारे पोल्यूशन करते हैं, तो उनके भी मानक तय किए जाएं और एक गंभीरता से विकास को और नेचुरल क्लिमिटी को, ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान देकर ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा हालात जो है वहाँ खराब हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो बाढ़ से वहां पर मुतासिर हैं, और ऐसे में हम ये देखते हैं कि एक सरकार दूसरी सरकार, दूसरी सरकार पहली सरकार, सब एक दूसरे को इसी तरह से कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और इसमें अगर नुकसान होता है, मारी जाती है, तो वो आम जनता है। 14 साल से ज्यादा वहां पर अब नीतीश सरकार को हो गए, अगर अब भी वो किसी और को अगर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो फिर पता नहीं कौन सी सरकार से जाके फिर सवाल पूछा जाएगा। देखिए, ये एक बड़ा समस्या है राजनीतिक दलों के साथ में कि वो अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं, जो पिछली सरकारें होती हैं उन पर दोष डालना शुरू कर देते हैं। अब नीतीश कुमार जी पिछले 14 साल से हैं, और 2008 में वहाँ जो थी वो कोसी की भयंकर वाली बाढ़ आई थी, है ना। 2008 से अब ये 2019 चल रहा है, यानी 11 साल हो गए। तो 11 सालों में नीतीश जी ने उस पर क्या काम किया, ये समझने की चीजें अभी तक हवाई सर्वे किया, हवाई सर्वे पे भी अगर आपने अच्छा ध्यान दिला दिया, अभी सीताराम येचुरी जी का बयान था शायद कल या परसों ही कि गृह मंत्री जो हवाई सर्वे कर रहे हैं वो उन राज्यों का कर रहे हैं जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, और केरल नहीं जा रहे, बंगाल नहीं जा रहे हैं बाढ़ पीड़ित। तो ये भी जो तासुब, जो मतलब एक राजनीतिक धर्म, मतलब राजनीतिक चश्मे से देखने के जो है वो हमको नहीं देखना चाहिए। देखिए, मानवता जो है वो किसी सर्वोपरि है और किसी जाति, धर्म और किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, और हम पहले मानव हैं, उसके बाद उसके बाद हम जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से और किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो इंसानियत है। देखिए, पिछले साल बाढ़ आई केरल की बहुत जबरदस्त तरीके से, और वहां की सरकार ने कहा 20,000 करोड़ रुपए हमको जो है वो डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो विनाश हुआ है उसकी रिकवरी के लिए चाहिए। केरल की सरकार मांग करती रह गई, आज तक केंद्र सरकार ने वो राशि नहीं पहुंचाई। वायदा किया गया लेकिन वो राशि आज तक नहीं पहुंची। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर भी सवाल उठना शुरू होंगे। मुझे लगता है कि इन चीजों से बचना चाहिए। और दूसरी बात, अंबर जी ने बड़ी अच्छी कही कि भाई हम जो है हर चीज को धर्म के नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। दिवाली पे पटाखों की रोक लगाने की बात कही, हमने उसको धर्म के नजरिए से देख लिया। बकरीद पे अगर कुर्बानी की बात कही तो हमने उसको धर्म के नजरिए से देख लिया। देखिए, धर्म जो बनाए गए वो इंसान की बेहतरी के लिए बनाए गए, और समय समय पर नए धर्म इसलिए बने कि नए तरीके से जो इंसान की बेहतरी के लिए सोचा जाए। अभी मुझे याद पड़ता है शायद पिछले महीने के अंत में पोप जॉन फ्रांसिस ने एक मीटिंग बुलाई जो दुनिया भर के बड़े बिजली उत्पादक हैं उनके मालिकान की, और वो उनमें से जो लगभग 70% जो है वो रोमन कैथोलिक्स हैं जो कोयले से बिजली बनाते हैं। और पोप फ्रांसिस ने कहा कि भाई दुनिया जो है वो जलवायु आपातकाल की स्थिति में पहुंच चुकी है, आप इस कोयले से बिजली बनाने को बंद कीजिए, इसके अल्टरनेटिव सोचिए, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी हमारे आंखों के सामने ही। अब देखिए, वैसे तो सब पोप फ्रांसिस को मानेंगे, लेकिन वो पूंजीपति जिनके कारखाने लगे हुए हैं बिजली बनाने के, बड़े बड़े जो कोयले से बनाते हैं, इस मामले में पोप की बात को नहीं मानेंगे। तो भाई आप तय कर लीजिए कि आपको धर्म में कितनी बातें माननी है। पोप फ्रांसिस कह रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। तो जो विकास के जो विकल्प हैं उनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो फिर वही बात आएगी कि जो संतुलित विकास है, भाई आप जो विकास करते हैं, प्रकृति और मनुष्य की जो है वो संघर्ष जो है चलता आया है। लेकिन होता क्या था अब तक कि मनुष्य अपने को प्रकृति के अनुरूप ढालता था। अब मनुष्य क्या कर रहा है, जो विकास की जब से हमसे लग बंदी, हम प्रकृति का जो सत्यानाश करके जो प्रकृति को अपने रूप ढालने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रकृति उसका बदला तेजी से ले रही है। तो ये हमको सोचने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति के अनुरूप भी ढलें। ठीक है, जहां जरूरत है वहां प्रकृति को अपने रूप ढालने की कोशिश करें, लेकिन उसका जो प्रतिदान हमको देना है प्रकृति को, उसको बचाने के लिए जो हम उसका नुकसान कर रहे हैं, उसको हम भरपाई कैसे करेंगे, इस पर भी जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा विकास जो संतुलित नहीं होगा, वो अंततः जाकर नुकसान ही पहुंचाएगा। वहीं आप ये देखिए, हम लिंदु जी के अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो वहां पर बहुत अच्छे से नवीन पटनायक की हुकूमत ने तमाम हालात को काबू में किया, और पहले से मेजर्स जो हैं वहां पर उठाए गए। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि वो जिस भी वजह से सही, मरकजी हुकूमत ने भी उनको पूरी तरीके से हर तरीके से सपोर्ट किया, पैसे से, हर चीज से। तो ये देखें कि अगर कोई भी सूबाई हुकूमत पहले से अगर कदम उठाती है या आफत आने के बावजूद भी वो तमाम चीजें करती है जो उसे करना चाहिए, तब भी बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता है।
नहीं, निश्चित तौर पर मतलब जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है और जो मरकज़ की हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी है जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मरकज़ की हुकूमत को जो है उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए कि वहाँ किस सूबे में किस दल की सरकार है। किसी भी दल की सरकार हो, जनता जो है वो आपकी है, इस मुल्क की जनता है, इस मुल्क के बाशिंदे हैं। तो आपको वो जो राजनीतिक चश्मा देखने का है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, उससे नहीं देखना चाहिए। पूरे देश को एक नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। और हमारे बहुत पुराने नेता थे, छोटे से बनवारी सिंह यादव बदायूं में हमारे साथी, वो हमसे एक बात कहा करते थे कि उपाध्याय जी, जनता को कभी भी जो है दुश्मनी की नज़र से मत देखो, क्योंकि वो जनता आज आपके खिलाफ खड़ी है, वो कल आपके साथ भी हो सकती है। तो आप अपना जो राजनीतिक विरोध जो है वो आप राजनेताओं के बीच में रखिए, अपनी पॉलिसीज के बीच में रखिए, अपने विचार के रूप में रखिए, लेकिन जनता से दुश्मनी जो है वो बिल्कुल मत बांधिए। मुझे लगता है कि ये जो छोटा सा सबक जो था हमारे एक छोटा सा एक नेता ने दिया, वो सबक जो हमको याद रखने की आवश्यकता है मरकज के स्तर पर भी, कि हमको जनता से दुश्मनी नहीं रखनी है, जनता हमारे लिए एक समान है। बिल्कुल। एसपी पांडे जी, हवाई सर्वे कर देख लिया जाता है कि कहाँ कितना पानी है, और फिर उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ के लिए वो पैकेज, वहाँ के लिए वो पैकेज दिया जाएगा। ये तमाम चीजें की जाती हैं और ये तमाम चीजें बिल्कुल सियासी चश्मे से देखकर की जाती हैं। ये भी देखा जाता है आगे आने वाले वक्त में कहाँ पर चुनाव होने हैं और कहाँ पर किसकी हुकूमत है। अभी ये तमाम चीजें भी देखी जाती हैं। इस तरह की त्रासदी के दौरान भी अगर नेता असल में जमीन पर उतरकर पानी की गहराई नापें तो शायद उन्हें पता चलेगा कि कितनी मुसीबत है और शायद फिर उनको कोई अकल आए और कोई वो कदम उठाए। दूसरा जी, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि जब चुनाव आते हैं या फिर जब ये परिस्थितियां आती हैं तभी हम जागरूक होते हैं या राजनीतिक रूप में हम सक्रिय होते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी उस आवाम की, हुकूमत की और वहाँ की सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी समस्या आने के पूर्व ही सचेत होकर उसके लिए जो उपाय, जो ठोस कारगर उपाय हैं उनको उठाएं। और आखिर बार जैसे आपने बात बिहार की किया, मैं कहना चाहूँगा वहाँ 11 साल से लगातार बाढ़ आ रही है, 11 साल से एक ही गवर्नमेंट काम कर रही है। तो क्या हम उस समस्या की जड़ तक नहीं, जैसे हर साल हम हवाई सर्वे करते हैं या फिर जो भी राहत की सामग्री है उस पर काम करते हैं, बट क्या वह काम हमारा सफिशिएंट है कि नहीं? इस मशीनरी को, गवर्नमेंट की मशीनरी को, इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा यह प्रयास ही पर्याप्त है। अदरवाइज हमें अन्य देशों से सबक, विश्व के अनेक देश हैं जहां पर ये समस्याएं हैं और उन देशों ने समय के साथ अपने को अनेक उपायों की सहायता से ठीक किया है। तो हम उन उपायों से क्या सीख नहीं सकते? और हम क्या राजनीतिक रूप से इन चीजों में न जाके कहीं ना कहीं हम, चूंकि जनता, जैसा कि अभी उपाध्याय जी ने कहा कि जनता से कभी भी आप दुश्मनी की नजर से मत देखिए। बिहार की जितनी आबादी है वह वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार, वहां के लोगों की है और हमारे देश की है कहीं ना कहीं सबसे पहले। तो हमें उस समस्या को एक सामूहिक समस्या मान करके, एक जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक ऐसे जन आंदोलन की आवश्यकता है कि ऐसी समस्या अगर बार बार आ रही है तो वो क्यों आ रही है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें एक सार्थक और एक बेहतर कारगर तलाश करने होंगे उपाय, जिससे हम ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति रोक सकें। बिल्कुल, और इस तरह के कदम उठाने की बेहद जरूरत है, लेकिन लग ये रहा है कि इस तरफ किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। अंबर, हम ये देखें कि जी सलाम ने तो ये कम से कम कोशिश की है। ये हमारी दूसरी ये बहस है जिसमें जो हमने बाढ़ पर की है और इस त्रासदी पे की है। कोई और जगह पर तो हम ये देख रहे हैं कि इस पर बातचीत भी नहीं की जा रही है। ये मुद्दे शायद मुद्दे ही नहीं है और यही वजह है कि ना तो सरकार का उस तरफ उतना ध्यान है और ना ही आवाम परेशान तो है, लेकिन अपने खुद के वो सवाल जो है, जो उसके लिए सबसे बड़े हैं, वो भी नहीं उठा पा रही है। जी, मैं आपको इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बहुत ज़रूरी है। हम इस देश के नागरिक हैं। आप उस जो कहते हैं कि हमारे मीडिया का एक कितना बड़ा योगदान होता है देश के डेवलपमेंट के, बिल्कुल चौथा स्तंभ बोला जाता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, मानव जीवन को एक इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, और दूसरी बात यह है कि अगर हम जैसा कि अमलेंदु जी ने भी और पांडे जी ने भी बोला कि हम कहीं ना कहीं जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो उसमें भी हम पॉलिटिक्स ढूंढ लेते हैं। तो एक जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिम्मेदारी सरकार की बनती है मानव के उनकी सुरक्षा की और उनके अधिकारों की सुरक्षा की। तो आप अपनी पॉलिटिक्स को किनारे करके आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आपके नागरिकों को प्रति, वो आप उसको नकार नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को भी जागरूक
जागरूक होना चाहिए और सरकार से सवाल करने चाहिए, उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस तरीके के हालात कोई पहली बार नहीं है, हर साल होते हैं और बड़ी बड़ी आपदाएं आते हैं। हम केदारनाथ की बात करें और बहुत सारे ऐसे अनगिनत ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, कितने लाखों करोड़ लोग हर बार मरते हैं और कैसे घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी है कि आप परमानेंट कुछ मेजर्स लें, प्रिवेंटिव मेजर्स भी होने चाहिए हर साल के लिए। आप तैयार रहें कि इस तरीके के हालात होंगे तो हम क्या करेंगे। लोग, हम दिल्ली में देखते हैं रोड के किनारे, यहाँ तक कि जो रोड के बीच डिवाइडर्स होते हैं वहाँ पे लोग सो रहे हैं। तो इस तरीके के हालात आप हमारे देश में उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम क्यों उनके लिए परमानेंट मेजर्स नहीं ले सकते। पानी को ऐसी आपदाओं को क्यों कंट्रोल नहीं किया जाता, क्यों हर बार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया जाता है। इस वक्त पे आप पानी छोड़ रहे हैं, कम से कम लोगों की जिंदगियों को ख्याल रखें, आप किस वक्त क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्लाइमेट को लेकर बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है जो सरकार की भी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो इसके प्रति हम सबको जागरूक होना होगा, सरकार पे भी दबाव बनाना पड़ेगा और हमारी जो जिम्मेदारी है हमको वो भी पूरी करनी पड़ेगी। जी अमरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं वो अब मुद्दे रह नहीं गए हैं? बहस जो है वो उन तमाम चीजों के इर्द गिर्द घूमती है जिससे सीधे आपका कोई सरोकार नहीं है, जिससे शायद सीधे आप इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको भी, आपके दिमाग को भी इस तरह से बांध दिया जाता है या उसके इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर कर दिया जाता है कि जो आपके असल मुद्दे हैं आप वो ही नहीं उठाते, ना उन पर बात करते हैं, ना उन पर वोट देते हैं और ना ही सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, ना उनसे सवाल पूछते हैं। बिल्कुल बुशरा जी, जब आपके यहाँ से मेरे पास कॉल पहुंची कि बाढ़ पे जो है बात होनी है तो मुझे पहले आश्चर्य हुआ कि बाढ़ पे इस पे भी कोई बात करना चाह रहा है। फिर मेरे दिमाग में यह हो सकता है बाढ़ पे जो है वो तू में होने वाली होगी कि फला स्टेट को दिया जा रहा है, फला स्टेट को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब आपने बहस शुरू की तो आपने शुरू से ही बहस हुआ था वो सही दिशा में जाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि जो प्रयास आपका है यही असल में असली जनता के मुद्दे हैं, इन पे ही बात होनी चाहिए, बजाय इससे कि हिंदू मुसलमान तू में 370 और 35 इन पे बहस हो। असली मुद्दे जनता के ये हैं, इन पे बात होनी चाहिए, इन पे बात नहीं हो रही। और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जो बहुत सलीके से इस मतलब विषय को तू में पे बिल्कुल हम लोग गए ही नहीं बिल्कुल, और जो जनता का असली मुद्दा था उस पर हम लोगों ने बातचीत की। और मैं समझता हूं कि जो दूसरे चैनल्स हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और जब इस तरह की चीजें मीडिया में आएंगी तो सरकार को भी कहीं ना कहीं विवश होना पड़ेगा कि वो भी जनता के असली मुद्दों पर ध्यान दे। और चूंकि मीडिया कर ये रहा है कि वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा, जो सरकार चाहती है उन्हीं मुद्दों पर बात होती है। तो जब इस तरह की चीजें होती है तो सरकार भी निश्चिंत रहती है कि हम जो एजेंडा सेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया जो भी है मीडिया उसको उन्हीं मुद्दों पे बात करनी है, तो वो भी अपना निश्चिंत रहती है। तो इसलिए अगर ऐसे जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, जो जनता के असली मुद्दे हैं, इन पे अगर बात होना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से भागेगी नहीं और इस देश का कुछ ना कुछ भला जरूर होगा। बिल्कुल। और क्योंकि इस तरह की जो परेशानी है क्या एसपी पांडे जी, क्योंकि ज्यादातर हम ये देखते हैं कि बाढ़ से जो मुतासिर लोग हैं, जो इफेक्टेड लोग हैं, वो ज्यादातर गरीब लोग हैं और ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा वोट भी देते हैं। आप ये देखें कि मेट्रो सिटीज में आप ये देखें वोट का परसेंटेज क्या रहता है, या फिर शहरी इलाकों में आप ये देखें एक स्टेट के वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है। ये वही लोग हैं सबसे ज्यादा वोट करते हैं और सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट भी इन्हीं लोगों को किया जाता है। क्यों इन लोगों के मुद्दे नहीं बन पाते हैं? आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, केरल की, जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ जैसे हालात बने थे, हालांकि वहां उस तरह के हालात नहीं है। लेकिन आप ये देखें उन तम जगहों पर जो हम इलाकों को अगर देखें कि कहां कहां फिलहाल बाढ़ आई हुई है और उन एरियाज को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो इलाके हैं जहां पर ज्यादातर लोग वो रहते हैं जो गरीब तबके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो अमीर है जाहिर सी बात है बड़ी ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, अपने लिए वो तमाम चीजें पहले से ही मुहैया करा लेते हैं। तो ऐसे में ये मुद्दे क्यों नहीं बन पाते? ये सवाल हर साल हर बार उठता है। निश्चित रूप से पहले मैं जी सलाम और बुशरा जी आपको व्यक्तिगत रूप में एक राष्ट्रीय समस्या पर इतनी सार्थक चर्चा जिसमें अनेक बहुत ही किफ़ायती लोग आए और उसके लिए बधाई देता हूं। और जब आपका फ़ोन आया यहाँ से तो मैं नीति आयोग की इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, लेकिन मैंने देखा कि एक आम जनता से एक जन सरोकार का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे देश में वोट करने वालों की संख्या निश्चित रूप से पिछड़े और तबके, जो पिछड़े तबके के गरीब लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि हम बड़े लोग तो जो हमारे बड़े लोग हैं वो तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहते वोटिंग करने, जबकि ये कहा गया संविधान में कि सबका वोटिंग अधिकार है और हमें बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं
मुद्दों पे आगे आके वोटिंग करना चाहिए और एक ऐसी सरकार चुनना चाहिए जो हमारे जन मुद्दों को, जो हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक व्यापक फैसला ले, जिससे सारे लोग कहीं ना कहीं, जैसे राम राज्य का आदर्श हमारे समाज में देखा गया है, स्वराज्य का आदर्श देखा गया, गांधी जी ने राम राज्य की बात की कि हर कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो विकास के छींटों से वंचित हो सके, जिन पे विकास का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का कोई असर न पड़ सके। लेकिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अमीरी गरीबी की एक बहुत बड़ी खाई है और आज भी गरीब लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 90% लोगों की मेहनत पर 10% लोगों के पास सारा धन है और 90% लोग उससे वंचित हैं, और 10% के ही ऊपर पूरी जिम्मेदारी समाज के 90% लोगों का जो जीवन यापन है वो 10% लोगों के पास है। ऐसी विषमता क्यों? हमें कहीं ना कहीं आगे, आज बाढ़ तो हमारी समस्या है, लेकिन जब आपने बात जन सरोकारों की तो हमें देखना होगा कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसा ढांचा बनाए, एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें एक खाई, जैसे भारत और इंडिया की खाई, जिसे कलाम साहब ने 2020 का कॉन्सेप्ट दिया था, तो हमें देखना होगा कि कहीं ना कहीं एक खाई कम हो और एक आम अमन चैन का रास्ता बने जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र हो और अपनी रोजगार और अपनी भूमिका को देश की आवाम को भी ये तय करना होगा कि उसे जो उसके असल मुद्दे हैं उन्हें दरअसल वही अपने असल मुद्दे बनाने होंगे और उसी पर सरकार को जवाबदेह बनाना होगा, ताकि इस तरह की मुश्किल घड़ी में कम से कम हवाई सर्वे करके खाली फॉर्मेलिटीज को पूरा ना किया जाए, बल्कि असल में कोई कदम उठाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे आज की इस चर्चा में बस इतना ही।